हेलो दोस्तों, अब हम आपके लिए लेकर आए हैं मॉडल पेपर। ये हमारा पहला मॉडल पेपर है मैथ का। ब्लूप्रिंट पहले डाली दी थी, तो उसके आधार पर हम मॉडल पेपर लेकर आए हैं। ये पहला मॉडल पेपर है। इसमें सेक्शन 4 होंगे, सेक्शन ए, सेक्शन बी, सेक्शन सी और सेक्शन डी। तो फर्स्ट मॉडल पेपर के हमारी 4 वीडियो आएंगी। सेक्शन ए की अलग आएगी, सेक्शन बी की अलग आएगी, ऐसे सेक्शन सी की और सेक्शन डी की। तो पहला मॉडल पेपर 4 वीडियो में कंप्लीट होगा। तो इसमें और देख लेते हैं कि जो पेपर का टाइम टेबल होगा वो 3.25 घंटे का होगा और टोटल 80 मार्क का होगा। ठीक है, तो सेक्शन ए की तरफ चलते हैं, ज़्यादा वीडियो को लंबी ना करते हुए। और भी वीडियो आएंगी हमारी, सेक्शन बी की भी आएगी, तो इसको शॉर्ट बनाकर हम आगे बढ़ते हैं। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन है, निम्न प्रश्नों के उत्तर का सही चयन कर उत्तर पुस्तिका में लिखो। ये विकल्प क्वेश्चन है। कैसे? विकल्पात्मक। तो पहला क्वेश्चन में 35/50 का दशमलव प्रसार होगा। तो ऑप्शन है शांत, अशांत, अशांत आवृत्ति और अशांत अनावृत्ति और अशांत आवृत्ति। तो इसमें से कौन सा सही है? तो इसमें से है शांत, ऑप्शन ए सही है। क्यों है? तो इसको देख लेते हैं। हमारी संख्या है 35/50। ठीक है, तो जब भी हम शांत अशांत को देखते हैं तो इसमें क्या करते हैं, जो हमारा हर है उसके अभाज्य गुणनखंड करते हैं सबसे पहले। तो हमारा हर कितना है? 50। कितना है? 50। 50 के अभाज्य गुणनखंड करेंगे, 2 का भाग देंगे 25, 5 का देंगे 5 25 और 5 का देंगे 5 से कम 5। ठीक है, यानी जो हमारा अभाज्य गुणनखंड आए 50 के, वो आए 2 गुणा 5 की पावर 2। ठीक है, तो इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ ना, संख्या को 35/50 के अभाज्य गुणनखंड के रूप में 2 गुणा 5 की पावर 2 ऐसे लिख सकता हूँ। तो देखो पहचान क्या है, शांत की, अशांत की, अशांत अनावृत्ति की, अशांत आवृत्ति की। तो इसकी पहचान देखो, अगर हमारी कोई भी परिमेय संख्या में P/Q के रूप में कोई भी संख्या है, ठीक है, कोई भी संख्या है P/Q के रूप में, तो वो अशांत कब होगी, शांत कब होगी? तो इसको देखते हैं। अगर हर में 2 की पावर n और गुणा 5 की पावर m, ये कोई हर में बन रही है संख्या, इस टाइप की बन रही है कोई संख्या, 2 को और 5 के गुणांकों के रूप में बन रही है। ठीक है, तो हमारी जो होगी वो कैसी होगी? शांत प्रवृत्ति की होगी। वो संख्या जो होगी वो कैसी होगी? शांत प्रवृत्ति की। ठीक है, अगर इनके अलावा कोई भी तीसरी संख्या आ रही है, 2 की पावर n गुणा 5 की पावर n, अब कोई तीसरी संख्या ले लूँ मैं अभाज्य गुणनखंड में, 7 की पावर p ले लूँ। ठीक है, तो इसमें अलग संख्या आ रही है। तो अगर ऐसी संख्या आ रही है कोई अलग अभाज्य गुणनखंड में, मतलब अभाज्य गुणनखंड कर रहे हो, उसमें कोई अलग संख्या आ रही है, तो वो अशांत प्रवृत्ति की होगी। कैसे होगी? अशांत। तो इसमें तो 2 की और 5 की आ रही है खाली, तो ये कैसी होगी? शांत होगी। ठीक है, कैसी होगी? शांत। और इसमें यह भी ध्यान रखना है कि खाली 5 ही आ जाए, 5 की पावर n आ जाए, अभाज्य गुणनखंड कैसे भी आ सकते हैं, 5 की पावर में ही आ जाए तो भी हमारी क्या होगी? शांत होगी। ऐसे भी आ सकता है 5 नहीं आए, 2 की पावर ही n आ जाए, n का मान कुछ भी हो सकता है, तो भी हमारी कैसी होगी? शांत। लेकिन 2 और 5 के अलावा कोई तीसरी संख्या आ रही है तो हमारी अशांत होगी। ठीक है, अब अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। टाइम बहुत ज़्यादा ले लिया था इस क्वेश्चन में। अगले क्वेश्चन पर देखें, x² + 7x + 10 समीकरण के शून्यांकों का योग ज्ञात कीजिए। तो देखो ये है हमारा द्विघात समीकरण। क्या है? द्विघात समीकरण। समीकरणों को लिख देते हैं, x² + 7x + 10, ये द्विघात समीकरण है। अगर मैं बात करूं इसके मानक समीकरण की, द्विघात समीकरण के मानक समीकरण की, ये होता है x² + bx + c, यही तो होता है बराबर 0, ये भी बराबर 0। तो इसके भी कोई 2 शून्यांक होंगे, x के मान मानो 2, अल्फा और बीटा है, तो उन दोनों का योग पूछा है इस सवाल में। दोनों का क्या पूछा है? योग ही तो पूछा है। x² + 7x + 10 समीकरण के शून्यांकों का योग। तो योग क्या होता है? अल्फा प्लस बीटा का योग क्या होता है? -b/a। अगर गुणनफल पूछता तो अल्फा × बीटा बराबर c/a, लेकिन गुणनफल हमसे नहीं पूछा, हमसे पूछा है योग। तो यहाँ रख देते हैं। b क्या होता है? x का गुणांक, ये तो माइनस फॉर्मूला में लगी रहे। b का मान कितना है? 7 है। कितना है? 7। a का मान कितना है? यहाँ x का गुणांक, x² का गुणांक 1, इसमें भाग देंगे 1 का, तो माइनस के 7। ठीक है, 1 का भाग देंगे माइनस के 7 कुछ नहीं है। b का मान रखा है यहाँ 7, माइनस फॉर्मूला में है ये।
ए का मान 1 है, तो यहाँ रख दिया और क्या आ गया माइनस के 7। ऑप्शन ए इसमें करेक्ट है। ठीक है, ऑप्शन ए इसमें करेक्ट है। अगला क्वेश्चन है हमारा A1/A2 बराबर B1/B2 बराबर C1/C2 हो तो समीकरण निकाय का ग्राफीय निरूपण बताना है। यहाँ पर क्वेश्चन अब ग्राफीय निरूपण पूछ रहा है। यहाँ पर हल भी पूछ सकता है। क्या पूछ सकता है? हल कैसा होगा, कैसा होगा, हल कैसा होगा। तो यहाँ क्वेश्चन 2 क्वेश्चन बन गए, ग्राफीय निरूपण और हल कैसा होगा। पहले ग्राफीय निरूपण की बात करें तो हमारे ऑप्शन इस प्रकार के आएंगे, प्रतिच्छेदी, संपाती, समांतर, नन ऑफ दीज, यानी इनमें से कोई नहीं। तो इनमें जो हमारा है वो कैसा है? संपाती होगा। कैसा होगा? संपाती। देखो मतलब समझ लो कि कोई भी ये किस प्रश्नावली से क्वेश्चन उठाए? 2 चरों वाले रैखिक समीकरण से। कहाँ से उठाए? 2 चरों वाले रैखिक समीकरण से। उसमें आपको बताया होगा A1x प्लस B1y प्लस C1 बराबर 0 और A2x प्लस B2y प्लस C2 बराबर 0। ये 2 रैखिक समीकरण हैं। अगर इनके अनुपात का मान यानी A1/A2 B1/B2 और C1/C2 इनके गुणांकों और अचर पदों का जो अनुपात है, अगर तीनों बराबर हैं तो हमारा जो ग्राफीय निरूपण होता है वो होता है संपाती। क्या होता है? संपाती। अगर तीनों बराबर नहीं है तो हमारा होगा प्रतिच्छेदी। कैसा होगा? प्रतिच्छेदी। ठीक है, अगर हमारे 2 बराबर हैं और तीसरा क्या है? बराबर नहीं है तो कैसा होगा? कैसा होगा? समांतर होगा। कैसा होगा? समांतर। ठीक है, कैसा होगा? समांतर होगा। ठीक है, तो ये तो है हमारा ग्राफीय निरूपण। क्या है? ग्राफीय निरूपण। अब बात करें हम हल की। किसकी बात करें? हल की। तो पहली वाली जो कंडीशन है संपाती में, इसमें अगर हम हल की बात करें तो हल कैसे होंगे? अनंत हल होंगे। कैसे होंगे? अनंत हल। वो भी बताऊंगा कैसे होंगे। इस अगर संपाती कंडीशन दे रखी A1/A2/B1/B2/C1/C2 ये तीनों बराबर हैं तब संपाती होगा। ये तो ग्राफीय निरूपण हुआ। अगर हल की पूछे तो कैसे होंगे? अनंत हल होंगे। प्रतिच्छेदी है, प्रतिच्छेदी में तीनों असमान होते हैं। प्रतिच्छेदी में जो हल होगा वो केवल होगा अद्वितीय। कैसा होगा? अद्वितीय, मतलब केवल एक। अद्वितीय का मतलब होता है केवल एक हल होगा। ठीक है, अगर 2 बराबर और 1 असमान है तो यानी समांतर की कंडीशन है, तो समांतर की कंडीशन में कोई भी हल नहीं होगा। कैसा नहीं होगा? कोई भी हल नहीं होगा। अब क्यों नहीं होगा इसको देख लेते हैं, क्यों नहीं होता है। तो पहली कंडीशन बता रहा हूँ कि तीनों क्या है? बराबर। तो इसमें पहली कंडीशन है कि तीनों क्या है? आपस में बराबर हैं। क्या है? बराबर। तो बराबर होने का मतलब ग्राफीय निरूपण कैसा है? संपाती है। ग्राफीय निरूपण क्या है? संपाती है। मतलब ग्राफीय निरूपण का मतलब है कि ग्राफ जैसे बनाएंगे हम। क्या बनाएंगे? ग्राफ। तो ग्राफ बनाएंगे इन 2 समीकरणों का, बनाएंगे नहीं बनाएंगे? तो इसे ये हमारी एक्स एक्सिस और ये वाई एक्सिस। ठीक है, ये वाई और ये वाई डैश एक्स और एक्स डैश। ठीक है, अब इन दो समीकरणों की हम क्या बनाएंगे? ग्राफ बनाएंगे। तो 2 लाइन खींचेंगे, 2 रेखा खींचेंगी। 2 रेखा कैसे भी खींच सकती हैं, अलग अलग समीकरण आएंगे उनकी। 2 रेखा कैसे भी खींच सकती हैं। मान के चलो पहली रेखा ये खिंच गई, पहली आपकी ये खिंच गई, पहली लाइन पहले समीकरण की। किसकी? पहले समीकरण की। तो संपाती का मतलब है कि दूसरा समीकरण की भी लाइन किस पर आएगी? इसी के जस्ट ऊपर ही आएगी। क्या आएगी? जस्ट ऊपर। तभी तो होंगे संपाती। संपाती का मतलब है एक दूसरे पर अध्यारोपित। तो दोनों लाइन क्या होंगी? एक ही पर होंगी। अब जब एक ही पर होंगी तो इस पर क्या बहुत सारे बिंदु होंगे? बहुत सारे होंगे, एक नहीं अनंत होंगे। जहाँ तक ये लाइन जाएगी अनंत तक जाएगी। कहाँ तक जाएगी? अनंत तक। और तो अनंत तक ऐसे बिंदु होंगे जो दोनों समीकरणों को क्या करेंगे? संतुष्ट करेंगे। तो इस कारण क्या है? संपाती की कंडीशन में कैसे होते हैं? अनंत हल होते हैं। आपको पूरा सिलेबस का निचोड़ बताया जा रहा है। तो क्वेश्चन कैसे भी आए आप खुद कर सकते हैं। यहाँ पे एक क्वेश्चन नहीं करा जा रहा है, क्वेश्चन एक नहीं कराया जा रहा है, यहाँ पर बहुत सारे क्वेश्चन कराए जा रहे हैं। आपको कंसेप्ट क्लियर कराया जा रहा है। इसके बाद दूसरी कंडीशन है कि ये तीनों क्या हैं? अलग अलग हैं। क्या है? मतलब समान नहीं है। अलग अलग का मतलब समान नहीं है। ठीक है, डज नॉट इक्वल लगा दिया है मैंने। तो ये क्या है? समान नहीं है तीनों अनुपात। तब क्या है?
तो तब क्या है कि पहले समीकरण की रेखा कहीं खिंचेगी ये, ठीक है, तीनों अलग अलग है तो प्रतिच्छेदी होती है ग्राफीय निरूपण। तो एक लाइन ये होगी पहले समीकरण मान के चलो, पहले समीकरण की मान के चलो, और दूसरे समीकरण की रेखा मैंने खींच दी, मान के चलो ये खिंच गई, ठीक है, ये दूसरे समीकरण की रेखा कैसे भी खिंच सकती है, मैं तो मान के चल रहा हूँ। तो दो समीकरण है तो दोनों की रेखा खिंच गई, तो प्रतिच्छेदी का मतलब है एक, ये दोनों रेखा क्या करेंगी, प्रतिच्छेद करेंगी, क्या करेंगे, प्रतिच्छेद, और कहाँ पर करेंगे, केवल एक बिंदु पर। तो एक ही बिंदु ऐसा होगा जो इन दोनों रेखाओं के समीकरण को क्या करेगा, संतुष्ट करेगा, केवल एक ही होगा। तो जो बिंदु होगा वही तो होगा उसका हल, तो केवल अद्वितीय हल होगा, क्या होगा, अद्वितीय हल, ठीक है। अब तीसरे की बात करें, तीसरे में क्या है, समांतर, क्या है, समांतर। समांतर का मतलब है कि इनका जो अनुपात है A1 A2 बराबर B1/B2 बराबर C1/C2, इसमें क्या है कि एक अलग होता है, दो बराबर होते हैं, तब हमारी समांतर की कंडीशन आती है। और समांतर का जो ग्राफीय निरूपण है कैसे, ऐसे खिंचता है, जैसे एक लाइन ये खिंच गई तो दूसरी लाइन इसके जस्ट समांतर खिंचेगी, क्या खिंचेगी, ये पहली समीकरण की रेखा या दूसरे समीकरण की रेखा क्या होगी, समांतर खिंचेगी। अब कोई ऐसा बिंदु है क्या कि इन दोनों समीकरण को क्या कर दे, संतुष्ट कर दे, नहीं है। जैसे मैंने यहाँ बिंदु ले लिया तो ये तो इसी समीकरण को संतुष्ट करेगा, या जिस पर रेखा पर स्थित है इसको थोड़ी कर देगा, तो इसका क्या है, कोई हल नहीं है। तो ठीक है, तो हमारी जो कंडीशन दे रखी थी पहले वो क्या दे रखी थी कि तीनों बराबर हैं, तो हमारा ग्राफीय निरूपण पूछा था तो हमारा कैसा होगा, समपाती। अगर हल पूछता तो कैसा होता, अनंत हल होते, ठीक है। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। दो भिन्न व वास्तविक मूल होते हैं, किस कंडीशन पर होते हैं, वास्तविक और भिन्न, तो ये होते हैं B² - 4AC इज ग्रेटर देन 0, ठीक है, इस कंडीशन पर होते हैं। तो बता देता हूँ, यहीं पे बता देता हूँ आपको कि किस किस कंडीशन पर कैसे मूल होते हैं। यानी B² - 4AC बराबर 0 है, तो इस पर कैसे होते हैं, वास्तविक तो होते हैं, कैसे होते हैं, वास्तविक मूल होते हैं और समान होते हैं, कैसे होते हैं, समान, यानी x के जो मान आएंगे वो दोनों मान समान आएंगे और वास्तविक आएंगे, ठीक है। एक है B² - 4AC लेस देन 0 मतलब नेगेटिव मान आएगा इसका, और नेगेटिव आएगा तो कैसे मान आएंगे उसके, मूल काल्पनिक आएंगे, कैसे आएंगे, काल्पनिक। और काल्पनिक को ये भी बोलते हैं कि वास्तविक नहीं आएंगे, वास्तविक नहीं है भाई, काल्पनिक चीज़ तो काल्पनिक ही होती है, वास्तविक थोड़ी होती है, तो काल्पनिक नहीं है। ऐसे भी होता है अस्तित्व में नहीं है, मूल अस्तित्व में नहीं है, तो कैसे भी बोल सकते हैं मूल अस्तित्व में नहीं है, वास्तविक नहीं है, काल्पनिक है। काल्पनिक चीज़ कोई वास्तविक थोड़ी होती है, ना अस्तित्व में होवे। तो ये कंडीशन किसकी है, काल्पनिक मूल की। एक है B² - 4AC इज ग्रेटर देन 0, यानी 0 से बड़ा मान है इसका, तो इसमें क्या होगा, वास्तविक मूल होंगे, कैसे होंगे, वास्तविक, और भिन्न भिन्न होंगे, कैसे होंगे, अलग अलग। भिन्न भिन्न का मतलब है अलग अलग, इन x के जो मान आएंगे, कोई भी द्विघात समीकरण है उसके जो मान आएंगे वो कैसे आएंगे, अलग अलग आएंगे और वास्तविक आएंगे, ठीक है। तो यही कंडीशन पूछी थी हमसे, वास्तविक और भिन्न भिन्न कौन सी कंडीशन पाएंगे, B² - 4AC इज ग्रेटर देन 0, तो ऑप्शन हमारा भी सही है, ठीक है। अगला क्वेश्चन क्या है हमारा, अगला क्वेश्चन है निम्न में से AP है, निम्न में से AP है, तो AP बतानी है। समांतर श्रेणी, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन, AP का मतलब होता है अर्थमेटिक प्रोग्रेशन, समांतर श्रेणी। तो निम्न में से समांतर श्रेणी कौन सी है, तो पहचानने का तरीका आपको बताया होगा कि लगातार दो पदों का अंतर क्या होना चाहिए, समान होना चाहिए, तभी तो हम समांतर श्रेणी बोलते हैं उसको। तो यहाँ ऑप्शन डी सही है, क्योंकि यहाँ पर सेकंड पद में से प्रथम पद घटाएंगे, यानी 2A में से A घटाएंगे तो भी आएगा, तीसरे में से द्वितीय घटाएंगे, 3A में से 2A घटाएंगे तो भी आएगा, यानी जो हमारा सार्वंतर है डी का मान, 2A में से A घटाएंगे तो A आएगा, 3A में से 2A घटाएंगे A आएगा, यानी जो हमारा डी का मान है, डिफरेंस है, सार्वंतर जो है वो समान आ रहा है, इस कारण क्या है, समांतर श्रेणी है। तो ऑप्शन डी इसमें क्या है, करेक्ट आंसर है, ठीक है। और हमें चेक कर सकते हैं, 3 में से गया 2 बचेगा, 9 में से 3 गया 6 बचेगा, यानी अंतर क्या है, अलग आ रहा है, इस कारण ये क्या है, श्रेणी नहीं है। अगला क्वेश्चन है 7 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले वृत्त का व्यास होगा। अगर ये क्वेश्चन आपसे नहीं होता है तो आप चुल्लू भर पानी में डूब के मर जाना, ठीक है, इसको क्वेश्चन को मैं नहीं बताऊंगा। अगला क्वेश्चन है -3, -2 कौन से चतुर्थांश में है,
तो कौन से चतुर्थांश में भाई, बताओ जल्दी से, कमेंट करके ज़रूर बताएं कौन सा ऑप्शन सही है। ठीक है, फिर भी मैं बता देता हूँ, आपको पता हो तो आप भी कमेंट कर सकते हैं। ठीक है, तो इसका मैं लॉजिक बता देता हूँ, आपको ऑप्शन बताना है कमेंट में। देखो, ये फर्स्ट चतुर्थांश है, ये सेकंड चतुर्थांश है, ये थर्ड चतुर्थांश है और ये फोर्थ चतुर्थांश है। ये एक्स एक्सिस, ये वाई एक्सिस, ये नेगेटिव बाई डैश नेगेटिव एक्सिस है बाई की, और ये एक्स एक्स की नेगेटिव एक्सिस है। ठीक है, इसमें जो आते हैं प्लस प्लस के मान आते हैं इस लाइन पर, इस पर भी प्लस के आते हैं, इस पर माइनस के आते हैं और इस पर माइनस के आते हैं। रखे होंगे आपने नंबर ऐसे 1 2 3 4, इधर प्लस की लाइन, इधर भी प्लस की लाइन, इधर नेगेटिव, इधर नेगेटिव। तो यहाँ पर देखो फर्स्ट चतुर्थांश की बात करते हैं, तो पहले एक्स का मान रखा जाता है, तो ये क्या है, प्लस की है तो प्लस ही आएगा, सेकंड वाले प्लस का तो प्लस, यानी पहले चतुर्थांश में दोनों जो मान आएंगे कोऑर्डिनेट आएंगे, हिंदी में बोले तो निर्देशांक, इसमें आएंगे प्लस प्लस। सेकंड में आएगा ये माइनस वाली है तो माइनस, पाई है प्लस माइनस प्लस, इसमें माइनस माइनस और इसमें प्लस माइनस। ठीक है, प्लस माइनस। तो इस प्रकार फर्स्ट चतुर्थांश में जो निर्देश आएंगे प्लस प्लस, सेकंड में माइनस प्लस, थर्ड में माइनस माइनस और फोर्थ में प्लस माइनस। अब इसमें आप देख सकते हैं कि ये जो कोऑर्डिनेट है वो किस निर्देश यानी किस चतुर्थांश में है, तो इसको आप कमेंट में बताएं। अगला है सेक पाई बाई 3। सेक पाई बाई 3 का मान है, यहाँ क्वेश्चन आप पढ़ सकते हैं आसानी से। यहाँ पर है सेक पाई बाई 3, इसका मान क्या है, तो ये दे रखा है, देखो यहाँ पर सेक पाई बाई 3, यहाँ दे रखा है सेक पाई बाई 3। ये जो दे रखा है मान, ये दे रखा है एंगल रेडियन में दे रखा है, किस में, ये जो कोण है भाई, त्रिकोणमिति फंक्शन के सामने तो कोण ही तो आता है, तो ये जो कोण है वो रेडियन में दे रखा है मान, किस में दे रखा है, रेडियन में। इसको हमें डिग्री में चेंज करना है, तो यानी पाई बाई 3 है, इसको डिग्री में चेंज करने के लिए क्या करते हैं, पाई का मान रख देते हैं, और पाई का मान होता है 180। कोण में क्या होता है, 180 होता है। अगर हम क्षेत्रफल और एरिया में बात करें तो पाई की जो वैल्यू होती है वो 22/7 मान रखते हैं, वो क्षेत्रफल और आयतन में निकालते हैं। ठीक है, पाई की वैल्यू 22/7, लेकिन एंगल में पाई की जो वैल्यू होती है कोण में वो 180 होती है, तो पाई/3, तो पाई की वैल्यू 180/3, 3 से काट दें इसको, कै बार कटने गया, 6 बार, तो ये हो गया 60, 0 बची वो इधर लिख दी। ठीक है, तो ये हो गया 60, तो यहाँ पर इसका मतलब है सेक 60 डिग्री, सेक 60 डिग्री। और सेक 60 का मान कितना होता है, तो इसमें आपको बताया होगा टीचरों ने कि 3 मान याद रखने हैं आपको, साइन के, कॉस के और टेन के। 3 मान याद हो गए तो इनसे क्या है, अगले 3 मान याद हो सकते हैं, क्योंकि साइन का उल्टा कॉसेक होता है, कॉस का उल्टा सेक होता है, जिसके जरिए मैं इसका मान निकालूंगा। ठीक है, तो सेक 60 का मान निकालना है मुझे, तो सेक 60 का मान होता है √3/2, तो हमें कॉस 60 का मान होता है √3/2, तो हमें सेक 60 का निकालना है, तो इसका उल्टा हो जाएगा, क्या हो जाएगा इसका उल्टा, तो क्या हो जाएगा 2/√3, कितना हो जाएगा सेक 60 का मान 2/√3। तो ऑप्शन बी इसमें, इसमें ऑप्शन ए सही है। क्या सही है, ऑप्शन ए 2/√3। ठीक है, अगला क्वेश्चन है साइन 90 माइनस थीटा। डायरेक्ट बता सकते हैं आप, साइन 90 माइनस थीटा बराबर क्या होता है, कॉस थीटा होता है। क्या होता है, कॉस थीटा। ठीक है, आपको पता ही होगा साइन 90 माइनस थीटा, साइन 90 माइनस थीटा, इसका पूरक क्या होता है, कॉस थीटा। कॉस का क्या होता है, साइन। टेन 90 माइनस थीटा क्या होता है, कॉट थीटा। ठीक है, कॉट का क्या होता है, टेन। अगर मैं बात करूँ सेक की, सेक 90 माइनस थीटा क्या होता है, कॉसेक थीटा। क्या होता है, कॉसेक थीटा, और कॉसेक का सेक, लेकिन हमें पूछा है साइन 90 माइनस थीटा, तो क्या था, कॉस थीटा। ऑप्शन सा इसमें सही ऑप्शन है। अगला आता है 10वां क्वेश्चन, निम्न में प्रायिकता को नहीं दर्शाता है, तो भाइयों कौन सा ऑप्शन इसमें सही है, तो इसमें ऑप्शन बा सही है, 7/3, ये प्रायिकता को नहीं दर्शाता है। देखो 3 का भाग दो, इसमें 7 में कितनी बार जाएगा, 2.3 बार जाएगा। क्या जाएगा, 2.3, यानी इसमें जो मान आ रहा है
वो क्या आ रहा है 2.3 आ रहा है। लेकिन प्रायिकता क्या बोलती है, प्रायिकता ये बोलती है कि प्रायिकता को जो मान है यानी प्रोबेबिलिटी, पी से व्यक्त कर रहा हूँ प्रायिकता को, जो प्रायिकता का जो मान है वो 0 के बराबर होगा और 0 से बड़ा होगा, कभी भी 0 से छोटा नहीं होगा, नेगेटिव में नहीं होगा, और 1 के बराबर होगा और 1 से बड़ा नहीं होगा। क्या नहीं होगा, 1 से बड़ा, यानी 0 और 1 के बीच में होगा और इनके बराबर भी हो सकता है प्रायिकता का मान। लेकिन यहाँ पे तो 1 से बड़ा आ गया, तो ये क्या है, प्रायिकता को नहीं दर्शाएगा। और भी आप चेक कर सकते हैं 3/5 0 पॉइंट कुछ संख्या आएगी, मतलब 0 और 1 के बीच में आएगी, 0.95, 0.005, 0 और 1 के बीच में ही है, तो ये सभी प्रायिकता को दर्शाते हैं। बा ऑप्शन इसमें करेक्ट आंसर है, जो प्रायिकता को नहीं दर्शा रहा है। अगला है माध्यक। 7, 9, 5, 3, 2, 8, 76 में माध्यक बताना है। तो माध्यक के लिए सबसे पहले इन्हें आरोही क्रम में दर्शाया जाता है, आरोही क्रम में सेट किया जाता है। तो आरोही क्रम में मतलब आरोही का मतलब है छोटे से बड़े, तो सबसे छोटा इसमें 2, फिर 3, फिर 5, फिर 7, फिर 8, फिर 9 और फिर 76। तो इसमें देखते हैं माध्यक, देखो शुरू से 3 छोड़े, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, ये कितने हो गए, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, ये 6 नहीं है, इसमें 76 है, 76, सॉरी ये 76 में अलग अलग समझ गया था, ठीक है, एक ही संख्या है। तो इधर की साइड से कितने छोड़ने, 3 छोड़ने, और इधर की साइड से भी 3 छोड़ने, बीच में क्या बचेगा, 7 बचेगा। तो बीच में जो बचेगा वही हमारा क्या होगा, माध्यक होगा। क्या होगा, माध्यक। ऑप्शन ए इसमें करेक्ट है, ठीक है। अगला है निम्न का बहुलक ज्ञात करो। ये टेबल दी हुई है, तो इसमें बहुलक ज्ञात करना है कि कौन सा इसमें बहुलक है। ऑप्शन दे रखे हैं 7, 11, 17 और 8। बहुलक का मतलब वो होता है जिसका लक सबसे ज़्यादा हो, जो जितनी बार ज़्यादा आया होगा वही तो होगा बहुलक। तो इसमें देखो ये x के मान दे रखे हैं 3, 5, 7, 11, 15, 17, 21, ठीक है। तो इसमें सबसे ज़्यादा कौन सा आया है, फ्रीक्वेंसी का मतलब है बारंबार आया है, यानी बारंबार था, ठीक है। तो 3 कितनी बार आया है, 7 बार, 5 कितनी बार आया है, 9 बार, 7 कितनी बार आया है, 11 बार, 11 3 बार आया, 15 5 बार, 17 9 बार और 21 8 बार। तो सबसे ज़्यादा कौन आया है, 7 ही तो आया है, 11 बार आया है। तो सबसे जो अच्छा लक है वो किसका है, 7 का है। तो इसमें ऑप्शन आ सही है, ठीक है। बहुलक पूछा है टेबल में, तो बहुलक का मतलब है लक देखना कि किसका सबसे ज़्यादा अच्छा लक है। तो ये हुआ हमारा सेक्शन ए का जो विकल्प क्वेश्चन है वे कंप्लीट हुए। इसके बाद 6 क्वेश्चन हो रहे हैं रिक्त स्थान वाले, उसको और देखते हैं, फिर हमारा सेक्शन ए कंप्लीट हो जाएगा। 12 नंबर के ये हो जाएंगे और 6 नंबर के वो हो जाएंगे, यानी 18 नंबर का सेक्शन ए होगा, ठीक है। तो रिक्त स्थानों को देखते हैं। रिक्त स्थानों का क्वेश्चन नंबर 2 होगा, ठीक है। क्या होगा, क्वेश्चन नंबर 2। तो निम्नलिखित क्वेश्चन होगा, निम्नलिखित प्रश्नों में रिक्त स्थानों की पूर्ति करते हुए उत्तर पुस्तिका में लिखिए। 6 क्वेश्चन होंगे, 1-1 नंबर के होंगे, 6, इसका अंकवार होगा, ठीक है। तो इसमें पहला क्वेश्चन है 0.6, 1.7, 2.8 और 3.9। क्या AP में सार्वंतर बताना है। कितना आसान क्वेश्चन है। सार्वंतर का मतलब है अगले पद में से प्रथम पद घटा देंगे। तो 1.7 में से 0.6 घटाएंगे, कितने आएगा, 1.1 आएगा। कितना आसान है, आराम से तो भर सकते हैं। अगला क्वेश्चन है एक वृत्त पर स्पर्श रेखाएं खींची जा सकती हैं। भैया एक वृत्त पर कितनी स्पर्श रेखाएं खींची जा सकती हैं। जैसे ये वृत्त है तो इस पर बहुत सारी स्पर्श रेखाएं खींची जा सकती हैं। ये इधर से इधर से इधर से इधर से, मतलब अनंत खींची जा सकती हैं। कितनी, अनंत। ये क्वेश्चन ऐसा भी हो सकता है कि कोई भी वृत्त है और उस वृत्त के बाहर कोई बिंदु है, तो उस बिंदु से कितनी स्पर्श रेखाएं खींची जा सकती हैं वृत्त पर। तो केवल 2 खींची जा सकती हैं। देखो इस बिंदु से 2 ही खींची जा सकती हैं, कहीं और बनी नहीं सकती। तो अगर ऐसा क्वेश्चन आ जाए वृत्त के बाहर किसी बिंदु से कितनी स्पर्श रेखाएं खींची जा सकती हैं, तो कितनी है, 2। अगर ओनली वृत्त पर आ जाए तो कितनी, अनंत, ठीक है। तो अनंत वाला ऑप्शन यहाँ पर अनंत खाली जगह में आएगा। एक अगला क्वेश्चन sin 30 माइनस cos 60 का मान होगा। देखो sin 30 माइनस cos 60, ये तो मान आप तभी निकाल सकते हैं जब आपको टेबल याद होगी। तो टेबल आपको याद करनी पड़ेगी, ठीक है। टेबल को याद करने का तरीका भी मैं बता दूंगा, एक वीडियो अलग से बनानी पड़ेगी, उसकी टाइम मिलेगा तो बना दूंगा, ठीक है।
तो इसका देखते हैं। साइन 30 का मान होता है 1/2 माइनस कोस 60 का मान कितना होता है, इसका भी मान 1/2 होता है। 1/2 से 1/2 गया, कितना बचेगा 0। तो यहाँ पर कितना आएगा 0 मान आएगा। क्या आएगा 0। हिंदी में भी लिख सकते हैं 0। क्या लिख सकते हैं 0। ठीक है। अगला क्वेश्चन है -1,5 में कोटि है। ये निर्देशांक दे रखा है -1,5, इसमें कोटि बतानी है। तो कोटि होती है बाई एक्स पे जो भी निर्देशांक होगा वो होगा कोटि। तो बाई एक्स पे कितना है 5, तो इसमें 5 आएगा। अगर भुज पूछ लेता, क्या पूछ लेता भुज, तो भुज होता है एक्स एक्स पे जो मान होता है, तो भुज आता तो -1। यहाँ कोटि पूछी तो कोटि हमने यहाँ 5 भर दी। ठीक है। अगला क्वेश्चन है समीशन FI/XI अपन समीशन FI। ठीक है। ये सूत्र होता है, किसका होता है, सांख्यिकी से क्वेश्चन उठा है, किसका होता है, माध्य का। किसका होता है, माध्य का। माध्य के एक क्वेश्चन एक सूत्र नहीं होता, उसके 3-4 सूत्र होते हैं, तो बताऊंगा उनको भी। ये भी होता है समीशन X/N भी होता है, कल्पित माध्य भी होता है और पद विचलन माध्य भी होता है। अलग अलग फॉर्मूले होते हैं। ठीक है। तो आपको पता ही होगा। अगला क्वेश्चन है सेक्शन ए का लास्ट क्वेश्चन है। फिर सेक्शन बी को हम क्या कराएंगे, अगली वीडियो में लेकर आएंगे, जो कि एक नंबर के होंगे, 12 क्वेश्चन होंगे। इस क्वेश्चन को और देख लेते हैं। एक पासे को उछालने पर अभाज्य संख्या आने की प्रायिकता। तो एक पासे में कितने परिणाम होते हैं, 6 होते हैं। 1 2 3 4 5 और 6, ये टोटल परिणाम कितने होते हैं, 6 होते हैं। ठीक है। लेकिन इसमें अभाज्य संख्या कौन कौन सी है, सबसे छोटी 2, 3 और 5, 3 अभाज्य संख्या होती हैं और टोटल परिणाम 6। कितनी संख्या होती हैं, 3 संख्याएं होती हैं अभाज्य, 2 3 और 5, तो 3 संख्या हो गई और टोटल परिणाम कितने होते हैं 6। तो 3/6 काट देते हैं 3 से, तो 1/2। तो इसकी प्रायिकता क्या होगी 1/2। तो खाली जगह में क्या आएगा 1/2 आएगा। क्या आएगा 1/2। तो आपको वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ कमेंट कर बताएं कि ये वीडियो कैसी थी, और इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। अगर आपने अब तक लाइक नहीं किया है तो उसको भी कर दें। लाइक ज़रूरी है। अगर वीडियो अच्छी लगी है तो कोई ज़ोर ज़बरदस्ती नहीं है। और सेक्शन बी अगली वीडियो में आएगा। ठीक है। सेक्शन बी का एक क्वेश्चन आप देख सकते हैं। ऐसे क्वेश्चन आएंगे, ज़्यादा तगड़ा वाला क्वेश्चन नहीं आएगा, नॉर्मल क्वेश्चन आएगा। तो थैंक्स आपके लिए, धन्यवाद।